जितनी पूछताछ जरूरी समझी गई थी वो की गई थी। कहां से की गई थी? आजू बाजू से। क्या पता चला था? केके मिस्त्री को उधर कोई जानता नहीं था। बोनी जादव ठीक आदमी था। क्या ठीक था उसमें? वो वुमेनाइजर था, हैवी ड्रिंकर था, ड्रग एडिक्ट भी था शायद। ग्रांट रोड का वो फ्लैट उसका अय्याशी का अड्डा था, जहां संदिग्ध चरित्र की लड़कियां आती थी और जहां रात रात भर दारू की पार्टियां चलती थी। ऐसा आदि पंगेबाज था कि कोई टोके तो गन निकाल लेता था। कौन बोलता है ऐसा? जो पूछताछ आजू बाजू की बताते हो उसकी रूह में तुम्हें मालूम होना चाहिए। मेरे को ऐसा कोई नहीं बोला। तुमने या तो ये बात खुद गढ़ ली है या किसी ऐसे शख्स की बकवास पर यकीन कर लिया है जिसे बोनी जादव से कोई खुन्नस होगी। शायद केके मिस्त्री के उधर कोई जानता नहीं था तो उधर पता किया होता जिधर उसे सब जानते थे, जैसे कि फुल हाउस से जहां की वो काम करता था, या उस हाउसिंग सोसाइटी से जहां की वो रहता था। ये टाइम खराब करने वाली बातें होती हैं और पुलिस ने कोई एक ही केस की तफ्तीश नहीं करनी होती। मेरे को मालूम है, इसीलिए थाने पर कोई एक ही पुलिसिया तैनात नहीं होता। 150 आदमियों का स्टाफ होता है एक थाने में। इसीलिए होता है कि थाना किसी एक ही केस की तफ्तीश में ना उलझा रहे। अरे, जब एक चश्मदीद गवाह तमाम वाकया बयान करने के लिए मौजूद है तो इन बातों की कोई अहमियत नहीं। हमारा सरोकार उसके वाकया के वक्त की हरकतों से है। इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो सोशल ड्रिंकर था या हैवी ड्रिंकर था, शरीफ था या बदमाश था, जिम्मेदार था या गैर जिम्मेदार था, सिंसियर था या इनसिंसियर था। क्योंकि तुम्हें चश्मदीद गवाह के बयान पर 100% एतबार है। बेएतबारी की कोई वजह ही नहीं। वहां के हालात अपने मुंह से बोल रहे थे। जो हालात के मुंह से बोला जा रहा था वो तो सुना ही नहीं गया। अच्छा, खामखा। एक गवाह का कहना है कि गोलियां 3 चली थी। उसके कान बजते होंगे या कोई बुढ़ऊ होगा जिसके सुनने की ताकत भी कमजोर होगी और भेजा भी उम्र के साथ पिलपिला हो गया होगा, या तो प्रेस वालों की जुबान में कोई सेंसेशन सीकर होगा। एक कदरन नौजवान गवाह ने भी शक जाहिर किया है कि गोलियां 3 चली थी। शक ही जाहिर किया है ना, दावा तो नहीं किया, यकीन से तो नहीं बोला। हो सकता है यही बात हो सकता नहीं है। तुम खुद सोचो, अगर गोलियां 3 चली थी तो पोस्टमार्टम में मरने वाले के जिस्म से 2 क्यों निकली? तीसरे जिस्म में नहीं लगी होगी, इधर उधर छिटक गई होगी। ऐसा हुआ होता तो वो कहीं तो जाकर लगी होती। जाओ जाकर देख आओ, कहीं नहीं लगी। लगी तो बोलना कहाँ लगी। वो तो मैं अभी बोल सकता हूँ। क्या? यही कि अगर गोलियां 3 चली थी तो तीसरी गोली कहाँ जाके लगी थी? कहाँ जाके लगी थी? फ्लैट के दरवाजे में। दरवाजे में? कौन से दरवाजे में? प्रवेश द्वार में, मेन डोर में। झालानी, अगर ऐसी कोई गोली प्रवेश द्वार में लगी थी तो या तो वहीं धसी हुई होगी या पार गुजर गई होगी और यूं दरवाजे में छेद बन गया होगा। मैं क्या अंधा हूँ जो मुझे नहीं छेद दिखाई दिया, ना ही द्वार में धसी गोली दिखाई दी। कोई जानबूझकर आंख बंद कर ले तो वो अंधे से किसी कदर बेहतर नहीं होता। क्या मतलब हुआ भाई इसका? मतलब तुम्हें मालूम है। क्या मालूम है? नहीं मालूम है तो मालूम करो। अरे, क्या मालूम करूं? ये कि आज सुबह फ्लैट का दरवाजा बदल दिया गया है। गोखले खामोश हो गया। उसने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदला। कुछ क्षण उसकी निगाह इधर उधर भटकी और फिर वापस आकर झलानी पर टिकी। कैसे मालूम? वो बोला। आंखों से देखा। गोली लगा दरवाजा? नया दरवाजा? ओ, नया दरवाजा। झलानी को वो चैन की सांस लेता लगा। उसकी होगी कोई वजह। फिर वो लापरवाही से बोला। किसकी? झलानी की भवें उठी। दरवाजा चेंज कराने की। एकाएक, आनन फानन। अब एक सिंपल रोजमर्रा का काम तुम्हें एकाएक आनन फानन हुआ लगता है तो मैं क्या करूं? वजह मालूम करो। किस बात की? दरवाजा क्यों बदला? उसमें कोई नुक्स होगा। अभी क्यों वो नुक्स याद आया?
कभी तो ये काम होना था ना। उसे कहो उतरा हुआ दरवाजा दिखाए। तुम खुद जाके कह लो। मुझे जरूर ही दिखाएगा। ठीक है, मैं कहूंगा। कब? जब फुर्सत होगी। इतनी मामूली बात के लिए अभी उठ के चल दूं क्या? नहीं, पहले उसे फोन करो कि वो दरवाजे को एक लिफाफे में भर ले। क्या? राख के तौर पर? अरे, क्या कह रहे हो? तुम्हारा चश्मदीद गवाह, जिसके चश्म की दीद कुल जहान से अनोखी है, ये भी कहता है कि गोलियां चलने की आवाज के साथ या आगे पीछे जो जनाना चीखों की आवाज सुनी गई थी, वो टीवी से निकल रही थी। हाँ, कहता है टीवी पर ऐसा कोई टेली सीरियल आ रहा था जिसमें एक किरदार ऐसा था जो बेतहाशा चीखता था। हाँ, एक गवाह का कहना है कि गोली 12:20 पर चली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का वक्त 12 और 12:30 के बीच का दर्ज है। तो शनिवार 12 और 12:30 के बीच किसी भी चैनल पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा था जिसमें 12:20 के आसपास कोई औरत चीखती हो। गोखले अवाक उसका मुंह देखने लगा। कैसे जाना? फिर उसके मुंह से निकला। केबल ऑपरेटर सारे चैनलों के सारे प्रोग्रामों की बमेय उनके टेलीकास्ट टाइम बुकलेट छापते हैं। उस बुकलेट से जाना। बुकलेट में क्या टेली सीरियल की कहानी छपी होती है? नहीं, मैंने हर चैनल के 12 से 12:30 के बीच के प्रोग्रामों की लिस्ट बनाई, फिर बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन उसे शॉर्ट लिस्ट किया। मसलन न्यूज में चीखों का कोई मतलब नहीं, म्यूजिक चैनल्स पर चीखों का कोई मतलब नहीं, वगैरह वगैरह। यूं मुझे 2 चैनलों का पता लगा जिस पर रात के उस वक्त किसी टेली सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट आ रहा था। फिर मैंने 2 ऐसे टीवी दर्शक तलाश किए जिन्होंने उस वक्त वो प्रोग्राम देखा था। दोनों से यही जवाब मिला कि उन दोनों टेली सीरियल्स में ऐसा कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं था जो कि सीरियल के मिडल में चीखने लगता था। गोखले सन्नाटे में आ गया। फेंक रहा है। फिर वो दिलेरी से बोला, मत मानो। तुमने ऐसा किया तो क्यों किया? इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस द्वारा पेश किए केस के हल पर तुम्हें शक है? झलानी खामोश रहा। उसने सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे मेज पर पड़ी एशट्रे में डाल दिया। झलानी, एक भुगत भोगी के, जो कि बोनी जाधव है, बयान के आगे एक चश्मदीद गवाह के, जो कि शेख मुनीर है, बयान के आगे इन छोटी मोटी बातों की कोई अहमियत नहीं जिन्हें तुम खामखा सेंसेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों अहमियत नहीं? इससे ये साबित होता है कि तुम्हारा चश्मदीद गवाह कम से कम इस बाबत झूठ बोल रहा है। क्यों? जब वो एक बात पर झूठ बोल सकता है तो दूसरी बात पर झूठ क्यों नहीं बोल सकता? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बात पर झूठ क्यों नहीं बोल सकता? अरे क्यों? क्यों झूठ बोलेगा वो? कोई वजह तो दिखाई दे उसके चीखों की आवाज की बाबत झूठ बोलने की। है ना वजह? क्या? फ्लैट में एक लड़की थी, नशे में बोनी जाधव जिसके पीछे पड़ा हुआ था। असल में चीखों की आवाज उस लड़की के गले से निकली थी। अब तो तुम बिल्कुल ही फेंक रहे हो। झलानी खामोश रहा। पहले तो हो ही नहीं सकती, फिर भी तो थी भी तो कहां गई? खून खराबे से खौफ खाकर खिसक गई। चश्मदीद गवाह ने उसका जिक्र क्यों नहीं किया? उसी से पूछो। पूछूंगा, मैं तुम्हारी उस टीवी प्रोग्रामों वाली बात को भी खुद चेक करूंगा। बढ़िया। अब एक आखिरी बात और। वो भी बोलो। मौकाए वारदात पर तुम्हारे और तुम्हारे हवलदार के पहुंचने के बाद वहां जो 2 जने और पहुंचे थे, वो कौन थे? कौन बोला ऐसा? इमारत का कोई बाशिंदा ही बोला। उसके ख्याल से वो सादे कपड़ों में पुलिस वाले थे, क्योंकि बंद दरवाजे पर तैनात हवलदार ने उन्हें देखते ही दरवाजा खोल दिया था और उन्हें फ्लैट के भीतर चले जाने दिया था। हाँ, पुलिस वाले ही थे वो। वर्दी में क्यों नहीं थे? क्योंकि पुलिस वाले थे, पुलिस नहीं थे। तो कौन थे? एक डॉक्टर था, दूसरा उसका असिस्टेंट था। डॉक्टर का क्या नाम है? किशोर पारिक। असिस्टेंट का नाम खुद मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर वहां किस लिए? रूटीन है, मृतक को मृत घोषित करना डॉक्टर का काम होता है।
वही लाश के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से अपना अंदाजा बताता है कि मौत हुए कितना वक्त बीत चुका था और मौत कैसे हुई थी। इस केस में तो ये सब पहले ही स्पष्ट था। फिर भी ऐसे मौकाए वारदात पर पुलिस का डॉक्टर पहुंचता है, रूटीन है। यूं तो फोटोग्राफर भी पहुंचता है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी पहुंचता है। फोटोग्राफर बाद में पहुंचा था, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की वहां जरूरत नहीं समझी गई थी। लाश की कोई फोटो प्रेस को तो रिलीज की नहीं गई थी, ऐसा जरूरी नहीं समझा गया था। अब दे दो, जाकर इंस्पेक्टर साहब से मांगो। ठीक है, शुक्रिया। वो वहां से रुखसत हो गया। उसके पीठ फिरते ही गोखले ने टेलीफोन अपनी तरफ घसीटा और उस पर दिलीप भालेकर उर्फ बड़ा बटाटा का मोबाइल नंबर डायल करने लगा। जालानी गलियारे में चलता आगे बढ़ा। वो इंस्पेक्टर गोविलकर के ऑफिस के करीब पहुंचा तो दरवाजा एकाएक खुला और गोविलकर ने बाहर कदम रखा। जालानी को देखकर वो ठिठका, उसके माथे पर बल पड़े। उसने कुछ क्षण अपलक जालानी को देखा और फिर अप्रसन्न भाव से बोला, अभी यही हो? हाँ, इत्तेफाक से, जालानी जबरन हंसता हुआ बोला। गोखले से इतनी लंबी बातचीत की? यूं ही हो गई। आज सुबह मैं तुम्हारे ऑफिस में गया था। अरे, मुझे तो बताया नहीं किसी ने। तुम्हारे एडिटर अजीत दत्त से मिलकर आया था। सुबह मैं ऑफिस तो गया था, लेकिन बहुत थोड़ी देर वहां ठहरा था। दत्त साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। तभी तो। क्या तभी तो? अभी जाके मिलना और पता करना कि मैं खुद चल के क्यों तुम्हारे दफ्तर में गया था। ऑफिस तो अब मैं कल ही जाऊंगा, इसलिए तुम ही बता दो क्यों गए थे। खुद मालूम करना, अपने एडिटर की जुबान तुम बेहतर समझोगे। मेरी कोई शिकायत तो नहीं कर रहा है? उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण अनिश्चित सा वो जालानी को घूरता रहा और फिर बिना बोले गलियारे में आगे बढ़ गया। जालानी ने कंधे उचकाए और खुद भी आगे बढ़ चला। थाने की इमारत से बाहर आकर उसने मोबाइल पर अपने ऑफिस का नंबर डायल किया। ऑपरेटर लाइन पर आई तो वो बोला, दत्त साहब को देना। वो ऑफिस में नहीं है, जवाब मिला। कहाँ गए? पता नहीं, लेकिन ये बोल के गए हैं कि लौट के नहीं आएंगे। ठीक है। तुम्हारा एक फोन आया था। किसका? मैंने नाम लिखा था कहीं, ठहरो जरा। हाँ, शेखर नवलानी। बोलता था तुम उसे जानते हो। हाँ, प्राइवेट डिटेक्टिव है। फोन करने की कोई वजह बताई क्या? कोई मैसेज दिया क्या? खाली इतना बोला कि रात 8 और 9 के बीच वो यॉट क्लब में होगा। अगर ये मैसेज है तो दिया। ठीक है, थैंक यू। ठीक 6 बजे जीत सिंह बिग बॉस में पहुंच गया। उस बार उसने बार काउंटर पर पहुंचने का उपक्रम नहीं किया। वो एक कोने की टेबल पर जा बैठा। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके कश लगाता प्रतीक्षा करने लगा। एक वेटर उसके करीब पहुंचा। 10 मिनट रुक, वो बोला। अभी कोई फ्रेंड आने वाला है, आया तो ऑर्डर करता है। सहमति में सिर हिलाता वेटर वहां से हट गया। जीत सिंह ने बार की तरफ निगाह दौड़ाई। बारमैन के साथ डिब्बा भी बार पर मौजूद था और विचित्र निगाहों से उसे देख रहा था। जीत सिंह ने उससे आंख नहीं मिलाई। उस घड़ी 3-4 टेबल भरी हुई थी और बार पर भी 2-3 व्यक्ति मौजूद थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने दरवाजे पर से पहले बार पर मौजूद लोगों पर निगाह दौड़ाई, जो कि वृद्धावस्था की ओर तेजी से अग्रसर अधेड़ थे। फिर टेबलों की तरफ निगाह दौड़ाई। जीत सिंह की टेबल के अलावा जहां सब आपस में बतिया रहे थे। वो जीत सिंह की ओर बढ़ा। जीत सिंह करीब आकर वो बोला, हाँ, गाड़ी लाया है? मेरे वास्ते? हाँ, बड़ा बटाटा भेजा। ओह, बड़ा बटाटा भेजा, किधर जाने का है? बोलेंगा। ठीक है। जीत सिंह उसके साथ हो लिया। नीचे सड़क पर एक इंडिका खड़ी थी, जिसे जीत सिंह ने बड़ा बटाटा की गाड़ी के तौर पर साफ पहचाना, जिसका पिछला दरवाजा उस शख्स ने खोला। जीत सिंह पीछे सवार हो गया तो उसने दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने गाड़ी को गियर में डाल के आगे बढ़ाया। दहशत जाने का है बाप, वो बोला। उधर क्या है? एक प्राइवेट गेस्ट हाउस है, प्राइवेट पार्टी है। अक्का पार्टी के लिए बुक है आज रात का वास्ते। ओह, वो दक्ष ड्राइवर था।
शाम के ट्रैफिक के लिहाज से उसने असाधारण दक्षता और तेजी से गाड़ी चलाई। आखिरकार जब गाड़ी मंजिल पर पहुंची, तो उसने उसे एक कतरन उजाड़ इलाके में स्थित एक 2 मंजिला इमारत के कंपाउंड में ले जाकर रोका। जीत सिंह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। भीतर बजते म्यूजिक की आवाज बाहर ही पहुंच रही थी। ड्राइवर भी बाहर निकला। उसने जीत सिंह को साथ आने का इशारा किया। किस बात की पार्टी है? उसके साथ चलते जीत सिंह ने पूछा। किसी बात की नहीं, ड्राइवर बोला। SH है। SH है? हाँ बाप, लोगों का कोई बड़ा काम बड़ा बटाटा फिट करता है तो इनाम में ऐसी पार्टी भी शामिल होती है। जीत सिंह ने नहीं पूछा कि इस बार बड़ा बटाटा ने कौन सा बड़ा काम फिट किया था। बोनी जादव का खून के इल्जाम से बचाया था। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता था? शिकारी कुत्ते शिकार करके जश्न मना रहे थे। उन्होंने इमारत में कदम रखा। भीतर एक छोटा सा हॉल था, जहां रोशनियों वाला टेम्पररी डांस फ्लोर बनाया गया था, जहां रिकॉर्डेड म्यूजिक बज रहा था और उसकी धुन पर नौजवान लड़कियां डांस कर रही थी। दर्शकों में हर उम्र के 15-16 भीड़ू थे, जिनमें से कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे, लेकिन सबके हाथ में विस्की के गिलास थे। उसके देखते देखते एक मोटी तोंद वाला आदमी स्टेज पर चढ़ गया और अपने खाली हाथ से एक लड़की के साथ डांस करने की कोशिश करने लगा। उसके गिलास की विस्की छलक कर लड़की के ऊपर गिर गई, लेकिन उसे कोई ऐतराज नहीं जान पड़ता था। उसकी पकड़ से मुक्त होने की जगह वो मोटे को और उत्साहित करती जान पड़ती थी। उसी भीड़ में बटाटा भी मौजूद था। बड़ा बटाटा की निगाह उन पर पड़ी तो ड्राइवर वहां से रुखसत हो गया। बड़ा बटाटा दिलीप भाले कर बाहें फैलाए उसकी तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर वो जीत सिंह से यूं बगलगीर होकर मिला जैसे बरसों से उसे जानता हो। आ गया? उसने निरर्थक प्रश्न किया। हाँ, जीत सिंह ने वैसा ही निरर्थक जवाब दिया। कैसा लगी पार्टी? बढ़िया। अभी किधर से बढ़िया? अभी तो आगे आएगा, आगे होएगा। एक वेटर उनके करीब पहुंचा। उसने उसकी ट्रे में से विस्की के 2 गिलास उठाए और एक जीत सिंह को थमाया। चीयर्स बोल अंग्रेज का माफिक, तो बोला। चीयर्स, जीत सिंह बोला। मौज ले, मैं आता है। जीत सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। भालेकर उसके करीब से हट गया। जीत सिंह ने स्टेज की तरफ निगाह दौड़ाई तो मोटा और उसके साथ की लड़की उसे वहां नहीं दिखाई दिए। फिर उसकी निगाह हॉल से ऊपर जाती अर्ध गोलाकार सीढ़ियों पर पड़ी तो वो दोनों उसे वहां दिखाई दिए। अब मोटे के दोनों हाथ खाली थे। उसने लड़की को मुर्गी की तरह दबोचा हुआ था और जिस इरादे से वो दोनों ऊपर कहीं जा रहे थे वो प्रत्यक्ष था। उसकी निगाह डांस फ्लोर पर लौटी, थोड़ी ही देर में वहां टिकी और फिर हॉल में भटक गई। हॉल के पिछवाड़े के एक कद खुले दरवाजे पर उसे बड़ा बटाटा दिखाई दिया। वो एक नौजवान लड़की से बात कर रहा था, जिसके बाल बहुत छोटे कटे हुए थे और मुश्किल से घुटनों तक पहुंचने वाली स्कर्ट पहने थी। बड़ा बटाटा के बोलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कुछ समझा रहा था। जीत सिंह ने उधर से निगाह हटा ली और डांस और ड्रिंक में दिलचस्पी लेने की कोशिश करने लगा। बड़ा बटाटा का खौफ उसे उस पार्टी में लाया था, इसलिए कि उनका ठीक से आनंद नहीं ले पा रहा था। उसका गिलास खाली देखकर वेटर खुद ही उसके पास पहुंच गया। जीत सिंह ने नया ड्रिंक ले लिया। विस्की उम्दा थी और अपना अच्छा असर दिखा रही थी। तभी वो लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई, जिसे उसने बड़ा बटाटा से बात करते देखा था। करीब से देखने पर जीत सिंह ने महसूस किया कि वो उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और टपोरियों की उस पार्टी में इतनी खूबसूरत लड़की की मौजूदगी हैरानी की बात थी। कद में वो जीत सिंह जितनी ही लंबी थी। उसके छोटे कटे बालों की वजह से उसके चेहरे पर किसी खिलंदड़े शरारती किशोर जैसे भाव थे। उसकी आंखों में बिलौरी चमक थी और अध खुले लाल होंठ निमंत्रण देते जान पड़ते थे। जीत सिंह ने उसकी उम्र का अंदाजा 20 साल का लगाया, लेकिन जैसे उसने बॉडी निकाली थी उस लिहाज से वो 16 की भी हो सकती थी।